जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन की छत उड़ गई। कैसे हवा में प्लेन की छत गायब होने पर करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। 28 अप्रैल 1988 के दिन अलोहा एयरलाइन का एक प्लेन हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु की एक रेगुलर शॉर्ट फ्लाइट के लिए उड़ता है। इस सफर में लगने वाला कुछ समय बस 45 से 55 मिनट का ही था। इसी दिन ये प्लेन 3 राउंड ट्रिप्स ऑलरेडी काट चुका था और अब ये इसकी चौथी उड़ान थी। फ्लाइट में बैठा कैप्टन एक 44 साल का वेटरन पायलट था, जो कि अभी तक 8500 फ्लाइट आवर्स तक फ्लाई कर चुका था और फ्लाइट के फर्स्ट कैप्टन के पास भी 8000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन दोनों ही आने वाली चुनौती से बिल्कुल बेखबर थे। फ्लाइट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के अलावा 6 क्रू मेंबर्स और 89 पैसेंजर्स मौजूद थे और जब प्लेन को टेक ऑफ किए हुए 23 मिनट हो गए कि तभी सभी लोगों को एक धमाका सुनाई दिया और देखते ही देखते कॉकपिट के बैक से लेकर प्लेन के विंग्स वाले पोर्शन तक की छत उड़कर अलग हो गई। इस समय प्लेन में ड्रिंक्स सर्व की जा रही थी और 54 साल की एक फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरा बेली लेंसिंग जो ड्रिंक्स सर्व कर रही थी, वो अचानक एयर प्रेशर के कारण प्लेन से बाहर गिर गई और क्लेरा बेली की बॉडी को आज तक भी रिकवर नहीं किया गया है। क्रू मेंबर मिशेल होंडा भी हवा के दबाव के कारण प्लेन के फ्लोर पर गिर गई और उनके बाद के इंटरव्यूज के मुताबिक अचानक से इस पूरे कैबिन में धुएं जैसे वेपर्स भर गए। लेकिन ये तो सिर्फ एक बुरे सपने की शुरुआत भर थी, क्योंकि अब तक हर तरफ से मेटल, ग्लास और दूसरे मटेरियल्स उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, उन्हें चोट पहुंचा रहे थे। एक औरत जो विंडो सीट पर बैठी थी, उसके चेहरे पर उड़ते हुए मेटल के कारण बाद में कई कट्स भी हो गए और अब प्लेन इस तरह से एक्सपोज्ड था कि हर तरफ प्लेन की वायर्स घूम रही थी। एक अच्छी चीज जो क्रू मेंबर्स ने बाद में रिपोर्ट की, वो ये कि फ्लाइट की रूफ उड़ने के बाद भी उन्हें अंदर ठंड महसूस नहीं हो रही थी, वरना हम जानते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पर ठंड इस कदर होती है कि कुछ ही देर उससे एक्सपोज्ड रहने पर हाइपोथर्मिया के कारण लोगों की मौत हो जाती है। पायलट्स ने जब धमाके के बाद ये सब होते हुए देखा तो पीछे मुड़ते ही जहां फर्स्ट क्लास की छत होनी चाहिए थी, वहां उन्हें अब नीला आसमान नजर आ रहा था। लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं किया और उसकी वजह एक ये भी थी कि अभी तक वो प्लेन को कंट्रोल कर पा रहे थे। दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स भी इस सिचुएशन में पैसेंजर्स को गाइड कर रहे थे और उन्हें लाइफ वेस्ट्स पहनने के लिए कह रहे थे। पायलट्स जल्दी से प्लेन को उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी प्लेन हिलने लगा और साथ ही जो मेटल पीसेस यूं ही हर जगह उड़ रहे थे, वो प्लेन के इंजन्स की तरफ भी जाने लगे और फिर इंजन नंबर 1 फेल हो गया। बहुत कोशिश के बाद भी उसे रीस्टार्ट नहीं किया जा सकता था। उनके लिए अभी राहत की बात ये थी कि छत उड़ने के बाद भी अभी पूरा प्लेन इंटैक्ट था, लेकिन साथ ही अब उन्हें एक सिंगल इंजन की पावर पर रिलाय करना पड़ रहा था। पर परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, क्योंकि जो अगली प्रॉब्लम उन्हें आई वो ये थी कि उस समय वो हवाई के माउई आइलैंड के ऊपर उड़ रहे थे और वहीं पर उन्हें इमरजेंसी में लैंड करना था, लेकिन वहां पर इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसी एयरपोर्ट पर लैंड करना बेहतर समझा। लेकिन नीचे जाते हुए जब पायलट्स ने लैंडिंग गियर को खोलने की कोशिश की तो एक ग्रीन लाइट जलनी चाहिए थी, जिससे पता चला कि लैंडिंग गियर सही से खुल गया है। लेकिन हुआ ठीक उल्टा और उन्हें एक रेड नेगेटिव लाइट दिखाई दी। प्लेन के अंदर भी बहुत पैनिक था, लेकिन जब पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि प्लेन की छत उड़ने के बाद भी वो अभी तक सेफ है, तब जाकर उन्होंने पैनिक करना बंद किया। वहीं दूसरी ओर पायलट्स ने डिसाइड किया कि वो लैंड करेंगे और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि लैंडिंग गियर सही से डिप्लॉय हो जाए, क्योंकि मुमकिन था कि प्लेन पर हुए डैमेज के कारण उनका अलर्ट सिस्टम खराब हो गया हो, जिस वजह से उन्हें ग्रीन की जगह रेड लाइट दिखाई दी थी। आखिर में जब प्लेन लैंड किया तो जल्दी से सभी को वहां से इवैक्यूएट किया गया और इस इंसिडेंट में करीब 65 लोगों को चोट आई, जिसमें से 8 इंजरीज तो काफी सीरियस थी और एक पैसेंजर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। लूज वायर्स की वजह से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिन्हें इस दौरान काफी इलेक्ट्रिक शॉक्स झेलने पड़े और बहुत से लोगों को फ्रैक्चर से लेकर किनकजन जैसी प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ा था। माउई आइलैंड पर ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी और एयरपोर्ट पर भी सिर्फ 2 ही एम्बुलेंसेज मौजूद थी, जिस वजह से जल्दी से एक लोकल टूर कंपनी की मदद ली गई और उनकी वैन्स मंगवाकर सभी पैसेंजर्स को सेफली हॉस्पिटल तक ले जाया गया।
एयरप्लेन की हालत की बात करें तो इस वक्त तक वो इतना डैमेज हो चुका था कि अब दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता था। इसके बाद शुरू होती है एक लंबी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें यूएस नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के द्वारा काफी शॉकिंग रेवलेशंस सामने आती है। इस मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कई फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि जो बोइंग 737 प्लेन का इस्तेमाल हो रहा था उसकी लाइफ स्पैन 20 साल की मानी जाती है और इस प्लेन को सर्विस में आए हुए करीब 19 साल हो गए थे। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं थी कि प्लेन कितना पुराना है, बल्कि ये भी मैटर करता था कि उसे कैसे इस्तेमाल किया गया है। बोइंग 737 की इस सीरीज को 75,000 फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि हर बार प्लेन की फ्लाइट के बाद उसे कई सारी प्रेशराइजेशन और डीप्रेशराइजेशन साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से प्लेन का स्ट्रक्चर वक्त के साथ साथ वीक होने लगता है। अब प्लेन तो बनाया गया था 75,000 फ्लाइट्स के लिए, लेकिन क्योंकि ये प्लेन एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए ये दिन में कई फ्लाइट्स लेता था और अभी तक ये प्लेन करीब 89,680 फ्लाइट्स ले चुका था, जो कि तय लिमिट से काफी ज्यादा थी। इसके साथ साथ गेल यामामोटो नाम के एक पैसेंजर ने बाद में मीडिया को बताया था कि उसने प्लेन पर चढ़ते हुए एक क्रैक नोटिस किया, लेकिन क्योंकि उसे लगा कि प्लेन की जांच तो मेंटेनेंस टीम ने ही की होगी, इसीलिए उसने उस क्रैक को रिपोर्ट नहीं किया। अथॉरिटीज की थियरी भी यही कहती थी कि इतने फ्लाइट के बाद जरूर प्लेन का मेटल काफी वीक हो गया होगा और जहां राइवेट्स होते हैं वहां पर कोई क्रैक आ गया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हवाई एक आइलैंड है, जिसका मतलब है कि वहां के एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल काफी हाई रहता है, जिससे कि मेटल को जंग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और मुमकिन है कि राइवेट्स के पास इस तरह के कोरोजन के कारण क्रैक्स जल्दी बनने लगे हों। जब इसकी जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो यूएस एनटीएसबी का कहना था कि ये सभी प्रॉब्लम्स मेंटेनेंस क्रू को डिटेक्ट कर लेनी चाहिए थी और मेंटेनेंस क्रू की लापरवाही के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से अलोहा एयरलाइन की मेंटेनेंस और मैनेजमेंट टीम दोनों को ही इस फेल्योर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि प्लेन की लाइफ स्पैन को कैलकुलेट करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी और वो अगर ये काम भी सही से कर लेते तो उन्हें समझ में आ जाता कि ये प्लेन तो उड़ने लायक ही नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद वहां पर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1991 में एक नेशनल एजिंग एयरक्राफ्ट रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया, जिससे कि इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स को हाई यूज और हाई साइकिल एयरक्राफ्ट्स के लिए ज्यादा टाइट किया जा सके। वैसे ये भी एक मिरेकल से कम नहीं था कि इस पूरे डिजास्टर में सिर्फ एक ही औरत की जान गई थी और वो भी प्लेन से गिरने से। 1995 में इस डिजास्टर की सोलो विक्टिम क्लेरा बेल लैंसिंग के लिए होनोलुलु एयरपोर्ट पर एक मेमोरियल गार्डन भी खोला गया और बाद में इस इंसिडेंट ने अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में प्लेन सेफ्टी प्रोसीजर को इन्फ्लुएंस किया। और ये थी उस प्लेन की कहानी दोस्तों, जो 24,000 फीट पर अपनी छत गंवा देता है, लेकिन किसी तरह पायलट्स की स्किल्स और किस्मत के कारण एक बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से अपने पैसेंजर्स की लाइफ खतरे में डालने के लिए इस एयरलाइन के मालिकों को और जो भी इस प्लेन के इंचार्ज थे उन्हें जेल की सजा होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।